जी, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हम लोग कर रहे थे। आप लोगों को इसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि एनपीवी और आईआरआर ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसके। एनपीवी के अंदर आप लोगों को मैंने थोड़ी पहले प्रैक्टिस कराई कि कैश फ्लो कैसे डिसाइड करोगे, कौन सा कैश फ्लो किस ईयर में होगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने फर्दर इसकी वर्किंग वगैरह थोड़ी सी देखी। कल आपको कौन सा क्वेश्चन आप पहले दिया था? 6 दिया। अच्छा, चलिए निकालें जरा क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, अब ये आप लोगों ने कहा था क्वेश्चन है तो थोड़ा शॉर्ट, लेकिन आपका ने कहा था थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, तो पढ़ते हैं साथ साथ इसको। पहले कह रहे थेम्स लिमिटेड हैज बॉट अ फैक्ट्री इन इस्लामाबाद फॉर 1.5 मिलियन। कौन सी कॉस्ट होगी? रेलिवेंट है इररेलेवेंट? इररेलेवेंट। जी, उसने क्या कहा? कंपनी हैज बॉट अ फैक्ट्री। आप फैक्ट्री खरीद चुके हो, इसका ना पास में कॉस्ट लग गई, तो ये हमारी कौन सी कॉस्ट कहलाती है? संक कॉस्ट। ठीक है, आप लोगों ने कहा था कि आज मैं आपको रूल्स डिस्कस करूंगा रेलिवेंट इररेलेवेंट कॉस्ट वाले, ताकि वो एक दफा रिकॉल हो सारे कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी डिटेल में। तो संक कॉस्ट आप लोगों ने कहा था वो कॉस्ट होती है जो पास में इनकर हो चुकी हो। और रेलिवेंट कॉस्ट के 3 फीचर क्या होते थे? हाँ, इंक्रीमेंटल हो, फ्यूचर और कैश फ्लो। तो यहाँ पे क्योंकि फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई इररेलेवेंट। एंड इज कंसीडरिंग टू इक्विपिंग इट ईदर विद न्यू और सेकेंड हैंड मशीनरी। कह रहे डिसाइड ये करना है क्या इसमें नई मशीनरी लगवाऊं कि कोई सेकेंड हैंड मशीनरी यूज कर लूं। इसका मतलब डिसीजन अभी फिलहाल जितना मैंने पढ़ा है, इससे ये लग रहा है कि उसने मशीनरी के बारे में सोचना है कि मशीनरी कौन सी लगवाऊं, नई वाली कि सेकेंड हैंड। इसका मतलब ये उसने सोच लिया हुआ है कि फैक्ट्री तो मैंने लगानी है, अब बस ये सोचना है कि कौन सी मशीनरी लगाई जाए, नई के पुरानी। अच्छा, आगे कह रहे कि न्यू प्लांट वुड कॉस्ट 600,000। अच्छा, कहता है अगर नया वाला प्लांट खरीदें तो कितने का आता है? 6 लाख का। और कह रहे था ऑल्टरनेटिव इज टू ट्रांसफर प्लांट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फैक्ट्री। अच्छा, कह रहे कि ऑल्टरनेटिव क्या है? अपनी पुरानी फैक्ट्री से प्लांट उतारो और इधर लाके लगा लो। कह रहे दिस ओल्ड प्लांट वाज बॉट 2 years ago फॉर 5 लाख। 2 साल पहले 5 लाख का खरीदा था। कौन सी कॉस्ट? संक। ये भी पास में लग चुकी हुई है। और कह रहे कि एंड नाउ हैज अ बुक वैल्यू 2,50,000। बुक वैल्यू उसी का ही तो पार्ट होता है, इररेलेवेंट कॉस्ट का पार्ट है ना डेप्रिशिएट होने के बाद। दिस प्लांट हैज सेम प्रोडक्शन कैपेसिटी एज द 600,000 न्यू प्लांट। कह रहे कैपेसिटी इसकी सेम है जितनी नए वाले प्लांट की। देखिए, अक्सर हमारे ज़हन में आ जाता है कि यार एक चीज पुरानी है, पता नहीं प्रोडक्शन कैपेसिटी ना कम हो, पुरानी है तो कहीं उसकी लाइफ ना कम हो। तो अभी उसने आपको बताया, कह रहे कैपेसिटी तो सेम है, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ना। अच्छा, आगे कह रहे बट वुड कॉस्ट 400,000 टू रिप्लेस इफ इट वाज डिसाइडेड टू मेक द यूज ऑफ ओल्ड प्लांट इन न्यू फैक्ट्री। कह रहे अगर आपने ये सोचा ना कि पुरानी फैक्ट्री से प्लांट उतारता हूं और इधर नई वाली में लाके लगाता हूं, तो कह रहा है पुरानी के अंदर प्लांट रिप्लेस करना पड़ेगा, उधर दूसरा लगवाना पड़ेगा। कहता वो 4 लाख का आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं ये सोचूं कि यार ओल्ड वाला प्लांट लगा लेते हैं तो फिर रिप्लेसमेंट पे 4 लाख का खर्चा आना। ठीक है, देखिए एक होता है मैंने पुरानी फैक्ट्री बंद कर देनी होती, तो मैं कहता यार उधर लगवाने की जरूरत तो कोई नहीं है, बस उतारो तो ये इस्तेमाल कर लो। लेकिन वो कह रहा है मैं उसको रिप्लेस करूंगा, इसका मतलब पुरानी फैक्ट्री भी चलानी चाह रहा है और नई भी लगानी चाह रहा है, तो फिर पुरानी में भी तो प्लांट होना चाहिए। तो उसने कहा 4 लाख का मेरा खर्चा आएगा अगर मैं पुराना प्लांट इधर नई जगह लाता हूं तो उधर रिप्लेस करने पे। अभी तक इतनी की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। देखें और कुछ देर है इसका। If it was decided to make use of old plant in the new factory, अच्छा, the old plant has current market value 2 लाख। कह रहा है वैसे मेरा पुराना प्लांट तो 2 लाख का बिक भी सकता है। और मजीद क्या कहते हैं? And would require 1 lakh to enable it to be moved to the new location। कह रहा है लेकिन लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा
इसको न्यू लोकेशन में मूव करने का। अब 2 लाख का प्लांट बिक सकता था, ठीक है, तो जब आप इधर यूज करोगे तो क्या 2 लाख का बिकेगा? नहीं, तो 2 लाख वो आपका रेलिवेंट हो गया। लेकिन उसको रिमूव करने पे लाख का खर्चा भी तो आ जाना था। तो चलो अगर लाख खर्च हो जाता फिर भी कितने पैसे बचाने थे? 1 लाख। क्या अब बचेगा? नहीं। तो एक कैश का इनफ्लो होना था, आपके डिसीजन की वजह से नहीं हो रहा। एज एन अपॉर्चुनिटी ये आपका क्या शो हो जाएगा? ये भी आउटफ्लो, ठीक है। यानी देखे ना, उसने आपको कहा मेरा 2 लाख का बिक जाना था, लेकिन चले बेचने पे लाख का खर्चा आ जाता, तब भी लाख रुपए तो कॉस्ट आ रही, तो हमें कितने में पड़ गया? 5 लाख। आगे कह रहे न्यू फैक्ट्री bought at a bargain, never to be repeated price, has a market value 1.6 million। कह रहे वो जो न्यू फैक्ट्री मैंने 1.5 की खरीदी थी ना, ये एक ऐसी बार्गेनिंग होगी थी जो इसके बाद कोई नहीं कर पाएगा। कह रहा आज उस जगह की कीमत वैसे है 1.6 मिलियन। क्या इसकी यहां पे कोई जरूरत है? नहीं, इररेलेवेंट डेटा। आगे कह रहा ऑल मशीनरी हैज रिमेनिंग लाइफ ऑफ 15 इयर्स। अच्छा, आपका ने कहा था ना अगर पुरानी मशीनरी है तो माइट भी इसकी लाइफ कम हो, वो कहता नहीं लाइफ भी बराबर है। ऊपर उसने कहा कैपेसिटी बराबर, नीचे उसने कहा लाइफ भी बराबर। एंड कह रहे कि 15 ईयर ड्यूरिंग विच टाइम इट कुड जनरेट नेट कैश इनफ्लो 2,40,000 पर एनम। कह रहा है 15 साल तक हर साल 2,40,000 का इनफ्लो जनरेट करेगा। 15 साल और 2,40,000 किस चीज की इंडिकेशन आ रही है? एन्युटी वाला लगा लें, क्योंकि हर साल की अगर वर्किंग शुरू की तो फिर बड़ा लंबा काम हो जाना है। देन नेक्स्ट, अच्छा आगे आपको कह रहे एट द एंड ऑफ 15th ईयर ऑल मशीनरी वुड हैव सफिशिएंट स्क्रैप वैल्यू टू कवर द रिमूवल कॉस्ट्स। 15 साल के बाद कह रहे इतने की मार्केट वैल्यू होगी कि बस उतारने का खर्चा ही पूरा होना है। आसान लफ्जों में किसी बंदे को मैं कहूंगा यार आओ ये मशीनरी उतार के ले जाओ, ना मुझे पैसा देना पड़े ना मुझे कोई पैसा मिले। सिंपल लफ्जों में कहना चाह रहा है मशीनरी की स्क्रैप 0 है। आगे फैक्ट्री विद एन एंटिसिपेटेड यूजफुल लाइफ 45 ईयर वुड हैव अ मार्केट वैल्यू 1.1 मिलियन इन 15 इयर्स टाइम। लेकिन कह रहा है वो जो फैक्ट्री जो जगह है ना, जो बिल्डिंग है, उसकी अभी भी लाइफ रहती है 1.1 मिलियन की, वो फिर भी बिक जाएगी। अच्छा, ऊपर आप लोगों ने मुझे कहा कि जी 15 साल तक 2,40,000 का इनफ्लो आएगा। रेलिवेंट है इररेलेवेंट है? कैसे? देखिए आप लोग डिसीजन क्या लेने जा रहे हो? मशीनरी नहीं लगवाऊं के पुरानी लगाऊं? नहीं लगाएं तो भी 2,40,000 इनफ्लो, पुरानी लगाएं तो भी 2,40,000, नहीं लगाएं तो भी 15 साल इनफ्लो, पुरानी लगाएं तो भी 15 साल। आप लोगों के डिसीजन के साथ ये वैल्यू चेंज हो रही है। तो जो वैल्यूज आपके डिसीजन के साथ चेंज ना हो वो क्या होती हैं? इररेलेवेंट हो जाती हैं। इररेलेवेंट डेटा था। लेकिन कह रहा है मेरी फैक्ट्री फिर भी बिक जाएगी, ये भी हमारे लिए इररेलेवेंट डेटा था। आप डिसाइड क्या कर रहे हो मशीन कौन सी लगाऊं? ठीक है, तो मशीनरी लगाने से फैक्ट्री बेचने का ताल्लुक तो नहीं बन रहा ना। अच्छा आगे रिक्वायरमेंट पे आए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह रहा है 10% है। डिसाइड ऑन द बेस्ट मेथड ऑफ इक्विपिंग द न्यू फैक्ट्री। कह रहा है बेस्ट मेथड बताओ क्या होना चाहिए। तो क्या डिसीजन होगा? ओल्ड वाली लगा लें, 5 लाख में लग जाएगी। नई वाली तो 6 की लग रही है। अच्छा, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है? नहीं सर, क्यों? हाँ, ये तो ईयर 0 आज की पहली वैल्यू आज की है। अच्छा, इसका मतलब पहली रिक्वायरमेंट तो आपने डिसाइड कर ली, ठीक है। तो वो पहली रिक्वायरमेंट के रेलिवेंट कैश फ्लोस बस यही थे, बाकी जो उसने सेल वगैरह दिया सब इररेलेवेंट था। लेकिन अब अगली रिक्वायरमेंट पढ़े, कह रहे कैलकुलेट
वेदर और नॉट इट इज वर्थ इक्विपिंग द न्यू फैक्ट्री। कह रहे बताएं नई फैक्ट्री लगानी भी चाहिए कि नहीं। अब जब उसने ये कहा ना नई फैक्ट्री लगानी भी चाहिए कि नहीं, अब वो कैश फ्लोज रेलिवेंट हो गए जिनको हम इरेलीवेंट कह रहे थे। हाँ जी, तो अब वो सारे फैक्टर्स आप लोगों को कंसीडर करना होंगे, यानी वो सारे कैश फ्लोज को देखना पड़ेगा। तो पहली रिक्वायरमेंट का आंसर तो यही था, और हम लोग कहेंगे कि ओल्ड प्लांट इंस्टॉल कर लो। अच्छा, अब डिसीजन वो ये पास कर रहा है मुझे फैक्ट्री लगानी भी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। अगर फैक्ट्री लगाएगा क्या होगा इससे? 1.5 मिलियन का खर्चा स्टार्टिंग में आ जाएगा। कौन से वाला? जी, इनफ्लो होगा 15 साल तक 240 का, ठीक है। और वो क्या होगा? मशीनरी के ऊपर कॉस्ट लगेगी, आउटफ्लो होगा 5 लाख। और क्योंकि हम लोग फैक्ट्री यूज कर रहे हैं तो इसकी मार्केट वैल्यू में जो कमी आई यूज करने की वजह से वो हमारा ये रेलेवेंट के पास 1.5 मिलियन से ऊपर पड़ा। 1.5 तो आपकी सम कॉस्ट है। अच्छा, 1.6 माइनस 1.1। हाँ, अब देखिए शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में क्या आपने वैल्यू ऑफ मनी निकालना होती थी? नहीं, तो उधर तो आप ये काम कर लेते थे 1.6 माइनस 1.1। यहां पे 1.6 का आउटफ्लो कब है? स्टार्ट में। और 1.1 का इनफ्लो कब है? 15 में। तो 5 साल बाद का 1.1 आज के 1.1 की इक्वल वर्थ रखता होगा? नहीं, इसलिए अलग अलग आएंगे। ठीक है, अब यानी वो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग नहीं है कि मैं नेट करके डिफरेंस निकालूं। अब जिस साल का कैश फ्लो है उसमें लिखना पड़ेगा। अच्छा, इसका मतलब पहली रिक्वायरमेंट का आंसर तो यही था, और डिसीजन लिख के आइएगा, खाली इस तरह वर्किंग करके आए तो नंबर कटने हैं आप लोगों के। अच्छा, अब आते हैं जी सेकंड रिक्वायरमेंट के ऊपर कि क्या फैक्ट्री लगाऊं कि ना लगाऊं। देखिए हमारे कुछ ऐसे कैश फ्लोज हैं जो सिर्फ ईयर 0 में आएंगे, कुछ ऐसे हैं जो 1 से लेके 15, और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ 15 में आएंगे। अब बताएं 0 में क्या कुछ आना है? 1600 क्यों आना है? क्योंकि सर अगर हम आज उसको बेच दें तो 1.6 मिलियन की बिकेगी। हाँ, अगर देखिए उसने आपको कहा था ये तो मैंने बड़ी बार्गेनिंग करके 1.5 की खरीदी है, अब और कोई ऐसा बंदा बार्गेनिंग नहीं कर पाएगा। मतलब इन अदर वर्ड कहना चाह रहा है मैं 1.5 में बेचूंगा नहीं, कह रहा मार्केट में तो कीमत 1.6 है। अगर आप फैक्ट्री ना लगाते, मैं आज ये जगह बेच देता, कितने पैसे मिल जाते? 1.6। लेकिन हम कैश फ्लो किस असम्पशन पे बना रहे हैं कि हम फैक्ट्री लगाएंगे। जब फैक्ट्री लगाओगे तो जो 16 लाख का इनफ्लो होना था होगा नहीं, तो उसे हम एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आउटफ्लो लिखेंगे कि यार अच्छा ये ना मैं 000 में फिगर लेने लगा तो 1600 आ गया। अब जब आपने कहा फैक्ट्री लगाएंगे तो फिर मशीनरी भी तो लगेगी, तो वो कितने की आनी है? वो भी इसमें ऐड कर लो, तो इसका टोटल 2100 का आउटफ्लो। ईयर 1 से लेके ईयर 15 तक हर साल नेट कैश फ्लो कितना जनरेट होगा? 240 का। जब 15वां साल खत्म होगा, एंड ऑफ ईयर 15 आएगा, उसने कहा मशीनरी तो नहीं बिक सकती, स्क्रैप 0 है, लेकिन फैक्ट्री मेरी फिर भी बिक जाएगी। कितने की? तो 1100 का इधर इनफ्लो आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी अब काम आपने उसी तरह ही कर लेना है कि एक फैक्टर निकाल लीजिएगा एट द रेट 10% और फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू और उनका नेट कीजिएगा। पॉजिटिव आ गए तो फैक्ट्री लगवा दीजिएगा, नेगेटिव आ गई तो ना लगवाइएगा। ठीक है, कर लेंगे इसको कंप्लीट।
ठीक है, ये अब आपको एन्युटी फैक्टर वगैरह मैंने सारा सिखा दिया हुआ कैसे निकालते हैं। सर ये प्रेजेंटेशन करेगा कौन सा ना? हाँ एक्चुअली ना कैश फ्लो 3 नहीं थे, उस वजह से मैंने उस तरह नहीं किया। आगे जब क्वेश्चन लंबे वाले आएंगे हम उसी तरह किया करेंगे जो मैंने एग्जाम प्रेजेंटेशन आपको कहा। हाँ जी मतलब सर एनपीटी वाले में ऐसे करना है और देखिए इसको भी मैं लिख सकता था इस तरह 0 1 to 15 15, अब वो लेकिन ये था ना मैं ऐसे हेडिंग लिखने पे टाइम आया करता तो इसलिए मैंने इस तरह कर दिया, क्योंकि दोस्तों नेट की फिगर खुद ही निकाल के दे दी थी ना। अगर मुझे बताता सेल इतनी, मटेरियल इतना, लेबर इतनी, फिर मैं अलग अलग लिखना शुरू करता। अच्छा तो कल आप लोगों ने बताया था कि एग्जाम्स के अंदर जब क्वेश्चन आता है तो मल्टीपल कैश फ्लोज होते हैं, तो आप लोग ना इस तरह की प्रेजेंटेशन दिया करो ताकि अगर कभी खुदा ना खास्ता कोई एक फिगर गलत हो जाए तो उसी के नंबर कटें, बाकियों के ना कट जाएं। वरना टोटल करके लिखोगे तो अगर 10 फिगर हैं, 9 ठीक लिखी, 10वीं गलत कर दी तो पूरे 10 के नंबर जाने हैं। तो इसलिए इस तरह अटेम्प्ट किया करें कि जिस हद तक सही है उतने मार्क्स आपके सिक्योर हों। तो इसलिए ऑनवर्ड हमारी प्रैक्टिस इसी तरह ही चलेगी। अब जो मैं पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन शुरू कराऊंगा ये अगले क्वेश्चन। अच्छा आज आप लोगों ने कहा था कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को रिकॉल कराऊंगा जो आपने सीएमए में पढ़ा हुआ था, रेलिवेंट इरेलीवेंट कॉस्ट, क्योंकि अब हम थोड़ा एग्जाम लेवल वाले क्वेश्चन तक स्विच होना शुरू हो रहे हैं, तो उसके लिए फिर हमें वो सारा डेटा पता होना चाहिए। ये हो गया ना? सर ये मार्केट वैल्यू भी इन्फ्लो समझते हैं आप जब ये रेलेवेंट मतलब देखना एक कैश इनफ्लो होना था और आपके डिसीजन की से नहीं हुआ तो वो अपॉर्चुनिटी आउटफ्लो आ जाएगा, और जब वो आप बेचोगे जिस पीरियड में उस साल वो इनफ्लो हो जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा था ना मेरी आज 16 लाख की बिक सकती थी लेकिन हमने कैश फ्लो बनाए कि हम तो फैक्ट्री लगा रहे हैं, जब फैक्ट्री लगाएंगे फिर बिकेगी नहीं, तो मैंने उसको अपॉर्चुनिटी शो करा दिया। हाँ जी, और जब 15 साल पूरे हुए उसने कहा फिर मैं बेच दूंगा तो वो 1100 की बिकेगी, वो मैंने इनफ्लो ले ली। हाँ जी वो भी ऐड कर दिया, क्योंकि मशीनरी नहीं लगाएंगे तो फैक्ट्री तो नहीं चलेगी ना। हाँ जी relevant and irrelevant costs. रेलिवेंट कॉस्ट की जो डेफिनेशन थी वो इसके फीचर थे और वो थे 3: फ्यूचर, इंक्रीमेंटल, कैश फ्लोस। ठीक है, फ्यूचर, इंक्रीमेंटल, कैश फ्लोस। फ्यूचर का मतलब था कि वो कॉस्ट पास्ट में इनकर ना हुई हो, अभी आप लोगों की फ्यूचर में लगनी हो। इंक्रीमेंटल का मतलब था जितनी आप रूटीन में कॉस्ट पे करते हो उससे कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़े इस पर्टिकुलर एक्टिविटी की वजह से। और कैश फ्लो का मतलब था नॉन कैश आइटम नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 फीचर अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वो कॉस्ट रेलिवेंट, कोई एक भी ड्रॉप हो गया तो इररेलेवेंट हो जाएगी। अच्छा, अब आपको याद होगा हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ कॉस्ट डिस्कस किया करते थे, जैसे संक कॉस्ट। कल करा दिया था? अच्छा, कहां तक हो गया था?
रेलेवेंट कॉस्ट अच्छा मटेरियल से शुरू करना है। अच्छा कल आप लोगों ने कहा था कि मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट होती है और वेरिएबल कॉस्ट रेलिवेंट होती है। तो रेलिवेंट के अंदर हमने कहा था इसको हम कंसीडर कर लिया करेंगे कैश फ्लो के तौर पे, लेकिन अगर कभी मटेरियल की मल्टीपल प्राइसेस दे दी जाएं तो फिर आपको याद होगा हमने डिसीजन मेकिंग में पढ़े हुए थे, इसके कुछ रूल होते हैं कि किस वक्त मटेरियल को किस रेट पे मेजर करना होता है। उन्हें हम रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल के प्रिंसिपल्स कहते थे। जब भी मटेरियल की मल्टीपल प्राइसेस दी हों सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या मटेरियल स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं, यानी मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल इन स्टॉक या के नॉट अवेलेबल ठीक है। आपको देखना होता है कि क्या मटेरियल पहले से स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं। अगर मटेरियल पहले से स्टॉक में अवेलेबल नहीं है क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? खरीदना पड़ेगा। खरीदने जाएंगे तो किस रेट पे मिलेगा? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो इसलिए हम लोग कहते थे कि आप इसकी मेजरमेंट कर दो एट इट्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट। लेकिन अगर मटेरियल पहले से पड़ा हुआ है तो फिर हम चेक किया करते थे इधर इट हैज रेगुलर यूज और इरेगुलर यूज। मसलन आप लोगों को मैं कहता हूं यार जो मटेरियल आपके ऑर्डर के लिए चाहिए मेरे पास पहले पड़ा हुआ है, लेकिन ये मटेरियल इस तरह का है कि ये तो हर ऑर्डर पे इस्तेमाल होता है। इसका मतलब अवेलेबल क्वांटिटी अगर मैंने आप लोगों के ऑर्डर पे लगा दी तो फिर दूसरे ऑर्डर्स के लिए क्या करना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा। खरीदने जाऊंगा तो किस रेट पे मिलेगा? तो फिर हम कहते हैं इसको मेजर ही रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे कर लो। लेकिन अगर इरेगुलर यूज का मटेरियल है तो फिर हम कहते हैं आप चेक किया करो कि इधर इट हैज ऑल्टरनेटिव यूज या कि नो ऑल्टरनेट यूज। इकोनॉमिक्स के अंदर आपने दो कंडीशंस पढ़ी थी कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाएं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंप्यूट हो सकती है वरना नहीं हो सकती। वो दो कंडीशन क्या होती थी? हाँ जी, एक स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स होना चाहिए और मैक्सिमम मार्केट जो है वो एक आप लोगों ने कहा था स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स होनी चाहिए, शॉर्टेज होनी चाहिए, और दूसरा आप लोगों ने कहा था ऑल्टरनेटिव यूज होना चाहिए। देखिए अपॉर्चुनिटी यही होती है ना जो मैक्सिमम बेनिफिट आप फोरगो करते हो किसी एक ऑल्टरनेट की सिलेक्शन की वजह से। अगर आपको मैं कहूं यार इस चीज का कोई ऑल्टरनेटिव यूज ही नहीं है, तो अगर वो चीज फारिग पड़ी है मैं आपके ऑर्डर पे लगा दूं तो क्या मेरा कोई नुकसान हो गया? नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, अगर आपको मैं कहूं यार मटेरियल लगना है 10 kg, मेरे पास पड़ा भी 10 ही हुआ है,
दो ऑर्डर आ गए, दोनों पे 10-10 केजी लग सकता है, लेकिन आपको मैं कहता हूं मटेरियल तो मार्केट में अवेलेबल है। तो क्या अवेलेबल मटेरियल मैं आपके ऑर्डर पे लगाऊंगा तब दूसरा ऑर्डर मेरे हाथ से निकल गया? नहीं, बाजार से खरीद के उसको भी पूरा करो। तो अगर स्केर्सिटी नहीं है तो भी नुकसान कोई नहीं होता। नुकसान तब होता है जब रिसोर्स लिमिटेड अवेलेबल हो और आपके पास उसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज भी हो। ठीक है, तो इसलिए उधर मैंने लिखा था ऑल्टरनेटिव यूज, कि उसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज है। अच्छा, जब ऑल्टरनेटिव यूज होता था तो फिर क्या रूल होता था? किस कीमत पे मटेरियल को मेजर करते थे? हायर ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ठीक है, हायर ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड NRV, बट ऑन द अदर हैंड नो ऑल्टरनेटिव यूज। तो ऑल्टरनेटिव नहीं है तो अपॉर्चुनिटी तो नहीं निकल सकती, लेकिन NRV तो हो सकती है ना। तो NRV इफ एनी, ठीक है, अगर कोई है NRV तो वो ले लेना। अच्छा, जैसे CMA में आपको मैंने कहा था ना कि जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनके क्वेश्चंस में इस तरह का पॉइंट आता है, तो आपके पेपर में भी एक दो दफा डाला है, इधर भी उसने डाला हुआ है। आपका ने कहा था कि कई दफा ये होता है अगर टॉक्सिक मटेरियल है आपका और यूज का नहीं है तो आप ये नहीं होता उसको बाहर फेंक दिया, उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कराना पड़ता है। उसके डिस्पोजल पे आपका खर्चा आता है, जिसे आप डिस्पोजल कॉस्ट कहते हो। ठीक है, तो वो एक थोड़ा सा हमारे लिए इसके अंदर इशू कई दफा बनता होता है, तो वो हम जरा डिस्कस करते हैं। देखिए, अब मैं दो स्टेटमेंट दूंगा, आपने बताना है ये जो मैं अमाउंट बता रहा हूं ये किस चीज की है। मटेरियल के बारे में बात कर रहा हूं। पहली स्टेटमेंट मटेरियल के बारे में कि इट कुड बी डिस्पोज्ड ऑफ फॉर ₹10,000। ये डिस्पोजल वैल्यू होती है, तो क्या चीज है ये? मतलब इनफ्लो। हाँ, यानी आप कहने के कि इट कुड बी डिस्पोज्ड ऑफ फॉर ₹10,000, यानी ये 10,000 में डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, 10,000 में बिक जाएगा। ये उसकी NRV थी। हाँ जी, मार्केट वैल्यू उसकी। अब मैं स्टेटमेंट करने लगा हूं चेंज। अब इसका मतलब बताना है इट कॉस्ट 10,000 टू डिस्पोज ऑफ द मटेरियल। हाँ, ये उसकी डिस्पोजल कॉस्ट है। उसने कहा 10,000 का खर्चा आना है इसको डिस्पोज ऑफ कराने पे। तो अगर 10,000 का खर्चा आना है तो उसको डिस्पोज ऑफ कराने पे, और आप लोगों का ऑर्डर आ गया और ये मटेरियल उस पर इस्तेमाल हो जाएगा, तो क्या डिस्पोजल कराने की जरूरत होगी? नहीं। तो जो मेरा 10,000 का खर्चा आना था सेव होगा। तो अब यहां पे मैं आपके ऑर्डर की मटेरियल कॉस्ट नहीं शो कराऊंगा, बल्कि मैं कहूंगा यार ये तो इनकम होगी, 10,000 की बचत होगी आपके ऑर्डर की वजह से। ठीक है, तो इसलिए पूरी स्टेटमेंट पढ़े, खाली डिस्पोजल का लफ्ज एक NRV ना समझ जाइएगा। ये कुछ स्टूडेंट इस तरह की गलतियां की हैं कि वो आधा पढ़ के तो कहते हैं अच्छा डिस्पोजल आया तो NRV हो गई। तो डिस्पोजल का वर्ड दोनों में यूज हुआ है। एक में उसने कहा डिस्पोजल करने पे इतना खर्चा आना है, एक उसने कहा इतने में डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, बिक जाएगा, यानी इतने में। हाँ जी, फिर आगे भी देखना होता है या नहीं, वो फिर अब ये है ना कि हम तो इस assumption पे कैलकुलेशन कर रहे हैं कि ऑर्डर आपका एक्सेप्ट हो रहा है। जब आपका ऑर्डर एक्सेप्ट हो रहा है तो इसके ऊपर मटेरियल इस्तेमाल हो जाएगा। तो जब मटेरियल इस्तेमाल होगा फिर डिस्पोजल कराने की जरूरत कोई नहीं रहेगी, तो वो फिर इस वजह से इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो आप लोगों ने कहा था जब ये रूल आप अप्लाई करते हैं तो इसी तरतीब से किया करें, दरमियान में से कोई स्टेप नहीं आपने इग्नोर करना, वरना अक्सर आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपका ने कहा जब भी मटेरियल की मल्टीपल प्राइसेस दी हो तो आप सबसे पहले चेक करो मटेरियल पहले से स्टॉक में पड़ा है कि नहीं पड़ा। नहीं पड़ा तो खरीदना पड़ेगा, तो रिप्लेसमेंट पे मेजर करो। अगर पड़ा हुआ है तो चेक करो रेगुलर यूज में है कि इरेगुलर यूज। रेगुलर यूज है और अवेलेबल क्वांटिटी आपके ऑर्डर पे लगा दी तो बाकियों के लिए फिर खरीदना पड़ेगी, इसलिए रिप्लेसमेंट पे मेजर करो। इरेगुलर यूज है मतलब आपको मैं कहता हूं कभी कोई ऑर्डर आए तो इस्तेमाल होता है वरना पड़ा ही हुआ है, तो दैट इज इरेगुलर यूज। तो कहते हैं फिर आप ये चेक करो कि करंटली क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज है या नहीं। मसलन आपको मैं कहता हूं पहले कभी खरीदा था फालतू बचा हुआ है,
कभी कोई ऑर्डर आ जाए तो इस्तेमाल होता है, वरना स्टोर में पड़ा रहता है। लेकिन इत्तेफाक से आज जब आप लोगों का ऑर्डर आया है, एक ऑर्डर और भी आ गया, ये उसमें भी लग सकता है। इसका मतलब अगर ये मटेरियल मैंने आप लोगों के ऑर्डर पे लगा दिया तो जो दूसरे ऑर्डर पे लग सकता था वो तो नहीं कंप्लीट हो पाएगा। उधर से जो प्रॉफिट जनरेट होना था वो मुझे फोरगो करना पड़ेगा। तो वो जो मेरा नुकसान हो रहा है उसको एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कंसीडर करते हैं। तो इसलिए हमने कहा हायर ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एनआरवी। अच्छा, ये आप लोगों को मैंने सीएमए के लेवल पे भी बताया था कि ये जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं ना, टेक्निकली ये स्टेटमेंट गलत है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती ही हायर वाली है, ठीक है। आप लोग क्या कहते थे, मैक्सिमम बेनिफिट फोरगोन ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव, तो वो होती ही मैक्सिमम वाली है। एडवांस लेवल की बुक्स आप देखेंगे ना, यहां अपॉर्चुनिटी खाली लिखा होता है, लेकिन स्टूडेंट क्या करता है, वो समझता है कि कहीं और इस्तेमाल होगा तो अपॉर्चुनिटी है, बिकेगा तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो जो बिक रहा है ये भी तो एक ऑल्टरनेटिव ही है ना, कि या आपके ऑर्डर पे इस्तेमाल कर लूं, या मिस्टर ए के ऑर्डर पे, या मैं इसको बेच दूं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस तरह लिख देते हैं। आपकी बुक में भी ऐसे लिखा होगा, तो सिर्फ इसलिए कि आप गलती ना करें। अच्छा, ऑल्टरनेटिव नहीं है तो फिर अपॉर्चुनिटी तो नहीं निकल सकती, तो हम कहते हैं बस एनआरवी चेक कर लो, अगर है तो ले लो, नहीं है तो जीरो कर दो। ये प्रिंसिपल है रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। सर, आपने रेलेवेंट कॉस्ट का बताया था, तो आपने कहा था कि जो कॉस्ट ऑलरेडी कर चुकी है वो सम जी। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर के प्रिंसिपल्स। लेबर के अंदर सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि परमानेंट लेबर है कि टेम्परेरी लेबर। ठीक है, हमें चेक करना होता है कि लेबर परमानेंट है कि टेम्परेरी है। क्या मतलब होता है परमानेंट लेबर का? यानी आपका कंफर्म एम्प्लॉय है, 9 to 5 उसने आपके पास अवेलेबल होना है, तनख्वाह आपने देनी है, काम हो या ना हो। मतलब एक वर्कर सुबह 9 बजे फैक्ट्री आ गया, मटेरियल नहीं था, काम नहीं हुआ, लेकिन उसको सैलरी फिर भी देनी है कि जी वो 9 to 5 कमिटेड है हमारा। तो कहता है आपने देखना है परमानेंट एम्प्लॉय है कि टेम्परेरी है। टेम्परेरी का मतलब टेम्परेरी बेस पे हायर किया जाता है, ठीक है। तो अगर परमानेंट एम्प्लॉय है तो फिर हमें चेक करना होता है कि क्या कोई स्पेयर कैपेसिटी है। फर्स्ट करें, मेरा एक वर्कर है परमानेंट, 9 to 5 काम हो या ना हो मैंने उसको सैलरी देनी है। 2 बजे फारिग होके बैठ गया, काम खत्म हो गया। इसका 2 से 5 फारिग बैठ के उसने तनख्वाह लेनी। जैसे ही वो फारिग हुआ, एक ऑर्डर आ गया मेरे पास, 4 घंटे उसके लिए चाहिए। मैंने उस बंदे को कहा फारिग ना बैठो, ये वाला काम करो और आज खत्म करके जाना। देखिए 2 से 5 कितने घंटे थे? 3, लेकिन असाइनमेंट कितने घंटों की आ गई? 4। और मैंने उसे कहा शाम तक खत्म करके जाना है तुमने। तो जब वो शाम तक इसको खत्म करेगा तो क्या एक्सपेक्ट करेगा, इस नए ऑर्डर की वजह से मैं उसको कितने घंटों के एक्स्ट्रा पैसे दूंगा? 1 घंटे के, 4 के नहीं वो सोच के बैठेगा। 5 बजे तक वो वैसे ही मेरा एम्प्लॉय है, वो यानी कमिटेड है उसका कि जिसने 5 बजे तक काम करना है। तो अगर शाम 6 बजे तक बैठा है तो घंटा एक्स्ट्रा लगाया है, ठीक है। तो आपको मैंने कहा जब भी परमानेंट लेबर की बात की जाए तो लेबर परमानेंट अगर हो तो इसमें स्पेयर कैपेसिटी की पॉसिबिलिटी होती है कि जी काम कम था, वर्कर ज्यादा है, फारिग होकर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि यार क्या स्पेयर कैपेसिटी है या नहीं। अब 2 ही आपके आंसर हो सकते हैं, या आप मुझे कहोगे यस, तो या फिर आप लोग कह दोगे नो। अब जैसे मैंने कहा था कि 2 से 5 3 घंटे स्पेयर कैपेसिटी थी, नया ऑर्डर आया 4 घंटों का, कितने घंटों की लेबर रेलिवेंट हुई?
1 घंटे की, तो उन 3 घंटों की लेबर आपने इरेलीवेंट डिक्लेयर कर दी। यानी इसका मतलब यहां पे आप लोगों का डिसीजन क्या बना कि कॉस्ट ऑफ स्पेयर आवर्स वुड बी irrelevant. आप लोग मुझे कहते हो कि यार कोई स्पेयर कैपेसिटी नहीं पड़ी, मतलब मेरे जितने वर्कर हैं 9 to 5 मेरी उनके साथ कमिटमेंट है, 9 to 5 वो लोग जॉब कर रहे हैं, कोई फारिग नहीं बैठता। तो अब नया ऑर्डर आ गया, लेबर तो चाहिए, आपने कहा स्पेयर कैपेसिटी कोई नहीं पड़ी, तो फिर हमें अब चेक करना होता है कि could labor be arranged from market। ठीक है, could labor be arranged from market। कि आप लोगों ने कहा मेरी अपनी लेबर फुली यूटिलाइज्ड है, कोई फारिग नहीं बैठा, लेकिन नया ऑर्डर आ गया, तो आपको मैंने कहा चेक करो मार्केट से रेंज हो सकती है, नया वर्कर अवेलेबल है। 2 ही आंसर आपके हो सकते हैं, या तो आप मुझे कह दोगे यस, तो या फिर आप लोग कह दोगे नो। अगर आप लोग मुझे कहते हैं जी मार्केट से लेबर अवेलेबल हो जाएगी, तो फिर जितने घंटे आपके ऑर्डर पे लगने हैं उतने घंटों के लिए मुझे लेबर हायर करनी पड़ेगी, तो उतने घंटों की लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगी, रेलिवेंट। ऐसी सूरत में कॉस्ट ऑफ हायरिंग ऑफ लेबर जो हम लोग लेबर अरेंज कर रहे हैं मार्केट से, तो टेम्परेरी नहीं होगी। देखिए ना, अभी तो हम इसकी बात कर रहे हैं ना कि हमारे वैसे परमानेंट एम्प्लॉय के पास नहीं है वो, अगर आप इधर टेम्परेरी में भी आओगे, ठीक है। अभी एक तो ये होता है कि लेबर बिल्कुल टेम्परेरी हो, मतलब मेरे पास ऑलरेडी लेबर है, कुछ परमानेंट है, 50 लोग मेरे पास काम कर रहे हैं, इनमें 30 मेरे परमानेंट एम्प्लॉई हैं, 20 जो है वो डेली बेस पे काम करते हैं, काम हो तो उनको पैसे दिए, नहीं हुआ तो नहीं दिए, लेकिन जो 30 मेरे पक्के एम्प्लॉई हैं उनको तनख्वाह देनी है, वो चीज शुरू में चेक होती है, ठीक है। अब आप लोगों ने मुझे कहा कि जी मार्केट से रेंज हो जाएगी, तो मैंने कहा ठीक है उनको हायर करो, जितने पैसे बनते हैं वो रेलिवेंट कर लेना। नेक्स्ट आपने कहा मार्केट से भी नहीं लेबर मिल रही। अब अगर मार्केट से लेबर नहीं मिल रही तो फिर देखना पड़ेगा अब कहां से आएगी। मल्टीपल पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। मसलन या तो डाइवर्ट किया जाए फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्डर, या फिर ओवर टाइम लगवा लिया जाए, या कोई अनस्किल्ड लेबर हायर कर ली जाए। ठीक है, आपको मैं कहता हूं कि यार एम्प्लॉय तो मेरे परमानेंट थे लेकिन वो फुली यूटिलाइज थे, अब नया ऑर्डर आ गया, इसके लिए वर्कर चाहिए, मार्केट में वर्कर अवेलेबल ही नहीं है। अब मसला कहां से लेबर आएगी। आपको मैंने कहा ऐसे करो, वो जो हमारे अपने एम्प्लॉय दूसरा काम कर रहे हैं ना पहले, उन्हें को वो वाला छोड़ो, उसको छोड़ के आके ये वाला करो, यानी उनको वहां से डाइवर्ट करके इधर ले आओ, वो वाला काम रुकवा दो, ये वाला नया शुरू कर लो। दूसरा, पुराने वाले वर्कर जो हैं उन्हें को यार हम एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे ओवर टाइम, आप ओवर टाइम लगवा दो।
तीसरा कि अगर फर्ज करें वो स्किल्ड लेबर है तो कोई अनस्किल्ड हायर कर लो, मतलब कॉम्पिटेंट लेबर नहीं मिल रही तो कोशिश करो इनकॉम्पिटेंट से भी काम चला लो। अगर आप डाइवर्ट करके लेबर इधर ले आते हैं तो जितने घंटों के लिए लेबर आपके ऑर्डर पे काम करेगी उतने घंटों के लिए मेरा वो काम रुक जाएगा। उधर से जो बेनिफिट जनरेट होना था वो मेरा फोरगो होगा, उसको हम क्या नाम दे देंगे? तो इसलिए अगर डाइवर्ट करके आप लोग लाते हो तो हम लोग फिर क्या करेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेबर वुड बी रेलिवेंट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेबर वुड बी रेलिवेंट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब था यहां पे? जो वहां से हाँ, जितने टाइम के लिए लेबर डाइवर्ट होकर इधर नए ऑर्डर पे आएगी उतने टाइम के लिए उधर पुराना काम रुक जाएगा। उस दौरान वो चीजें बन के बेच के जो बेनिफिट जनरेट होना था वो आप लूज करोगे, वो आएगा। आप लोग मुझे कहते हैं यार ओवर टाइम लगवा लेते हैं, तो फिर ओवर टाइम के जितने पैसे दोगे वो सारे रेलिवेंट हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में ओवर टाइम पे would be relevant। ठीक है, ओवर टाइम पे वुड बी रेलिवेंट। अनस्किल्ड लेबर कि अनस्किल्ड लेबर है तो अनस्किल्ड लेबर भी हायर करोगे तो पैसे तो लेगी ना। तो ऐसी सूरत में इनकी जो कॉस्ट ऑफ हायरिंग है वुड बी रेलिवेंट। ठीक है, तो ये हमारे इसके रूल चलेंगे अगर परमानेंट वर्कर थे। अब आप लोगों को मैं कहता हूं यार लेबर तो टेम्परेरी थी। अच्छा, टेम्परेरी लेबर की स्पेयर कैपेसिटी होती है? नहीं, वो तो काम हो तो हायर होती है, ना हो तो नहीं होती, इसलिए उसकी स्पेयर कैपेसिटी कोई नहीं होती। तो ये वाला काम, ये स्टेप तो खत्म हो गया। तो काम फिर कहां से शुरू होगा? वो इस जगह से। यानी अब आपको इधर क्या चीज चेक करना पड़ेगी कि could labor be arranged from market ठीक है, आपको देखना लगेगा क्या लेबर मार्केट से रेंज हो सकती है? आंसर दो ही होंगे, या आप मुझे कहोगे यस तो या आप कह दोगे नो। अगर आप कहते हैं जी मार्केट से रेंज हो सकती है तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग वुड बी रेलिवेंट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ हायरिंग वुड बी रेलिवेंट। लेकिन अगर आप मुझे कहते हो नहीं रेंज हो सकती, ठीक है, उसकी भी ये पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं ये वाली, लेकिन हम सिंपल लफ्ज़ों में इसको लिख लेते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेबर प्लस कॉस्ट ऑफ हायरिंग वुड बी relevant। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ हायरिंग ये दोनों आपके लिए रेलिवेंट हो जाएंगी। कॉस्ट ऑफ हायरिंग कैसे करना? देखिए, वो थी परमानेंट लेबर, वो फारिग में बैठ के उसने तनख्वाह लेनी थी। ये क्या थी?
तो ये काम करेगी तो पैसे लेती वरना नहीं लेती, उस वजह से इसकी आ जाती। कॉस्ट ऑफ हायरिंग मीन जितने घंटे काम करे उसके जो पैसे हैं। उधर तो वो था ना फिक्स सैलरी पे था, कमिटेड कॉस्ट थी, इसलिए हमने कहा उसको तो अब छोड़ें, जो एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है बस वो ले लें। इधर वो पैसे भी लेगा, ऊपर से एक्स्ट्रा नुकसान भी होगा आपका। तो ये इसके ना लेबर के रूल्स से, ठीक है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग मशीनरी के बारे में भी रूल्स पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे। अच्छा, इस वीकेंड के ऊपर ना आप लोगों को मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, इसको एक दफा अपने तौर पे ट्राई जरूर करके आइएगा और सॉल्यूशन अपना साथ लेके आइएगा। तो मैं यहाँ पे इंशाल्लाह सॉल्व कराऊंगा, तो फिर हम देखेंगे कि क्या क्या गलतियां आप लोगों ने की हैं। थैंक यू। कौन सा? ये आपने मुझे कहा कि जी लेबर मार्केट से रेंज नहीं हो रही, अब कहाँ से आएगी? जहां कहीं पहले हमने हायर किया हम कहेंगे वो छोड़ो इधर आ जाओ, एक तो वो छोड़ के आया तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ गई। अब मसला ये टेम्परेरी लेबर है, ये काम करती है तो पैसे लेती है, ना करे तो नहीं लेती, तो इसलिए उसकी लेबर भी तो उसको देनी पड़ेगी ना। लेकिन हम लोग परमानेंट को यहाँ पर लेकर आए, परमानेंट तो नहीं, टेम्परेरी ही किसी और ऑर्डर पे काम कर रही थी। किसी और ऑर्डर में टेम्परेरी का। हाँ जी, सही पीडीएफ वाला क्वेश्चन है। हाँ जी।